जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर से पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सब का मैंने डिटेल में वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराया हुआ है और उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो बाद में जा कर के देख सकते हैं अपनी सुविधानुसार। और आज से हम लोग पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट हाउस क्या होता है। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे लेट आउट हाउस का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। देखिए, जब लेट आउट हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है एनुअल वैल्यू की, जिसको वार्षिक मूल्य कहा जाता है। इसका सेक्शन है 23। ठीक है, तो एनुअल वैल्यू कैसे निर्धारित करी जाती है, आज मैं एनुअल वैल्यू तक आपको लेकर के चलूंगा। तो क्या क्या नियम है एनुअल वैल्यू तक जाने के। आइए, जब एनुअल वैल्यू की बात करें तो आपको 4 और वैल्यूज़ के बारे में बात करनी चाहिए। वो कौन कौन सी? एक होती है म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा होता है फेयर रेंट, ठीक है। तीसरा होता है एक्चुअल रेंट। चौथा एक और रेंट होता है जिसको कहा जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। और पांचवा एक और रेंट होता है जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड रेंट। ओके, ध्यान रखिएगा, आगे से हम लोग इनको कैसे यूज करने वाले हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू को हम लोग एमवी कह करके यूज करेंगे आगे से। फेयर रेंट को एफआर कह करके यूज करेंगे। एक्चुअल रेंट को एआर कहेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट को ईआर कहेंगे। और स्टैंडर्ड रेंट को आगे से हम लोग एसआर कहेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले तो जान लेते हैं ये 5 रेंट क्या हैं और इनके आधार पर ही हम लोग एनुअल वैल्यू तक पहुंचते हैं। बात क्लियर है? म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है मकान का वह मूल्य जो जिस स्थान पर मकान निर्धारित स्थित है वहां की नगरपालिका ने मकान का जो भी किराया निर्धारित किया है उसके ऊपर नगरपालिका कर लगाने के लिए वही वाला मूल्य। भाई, जिस शहर में मकान स्थापित है वहां की म्युनिसिपैलिटी ने आपके मकान के ऊपर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लगाने के लिए आपके मकान का एक मूल्य निर्धारित किया है। उसी के आधार पर आपके मकान पर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लगाया जाता है। तो वो मकान का मूल्य क्या निर्धारित किया है नगरपालिका ने, उसको कहा जाता है एमवी, म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट, ये क्या होता है? जिस लोकेलिटी में आपका मकान स्थित है, जिसको आपने किराए पर उठाया हुआ है, उसी लोकेलिटी में उसी के तरीके का उतना ही बड़ा मकान अनुमानित किस किराए पर मिल जाता है उसको कहा जाता है फेयर रेंट। अब आती है एक्चुअल रेंट, वास्तविक किराया। वास्तविक किराए का तात्पर्य होता है आपका मकान कितने रुपए महीने या वार्षिक किराए पर उठा हुआ है। ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट होता है संभावित किराया। संभावित किराए का तात्पर्य होता है कि आखिरकार मकान मालिक कितनी संभावना रखे कि हमको अपने मकान का कितना किराया मिल सकता है। और स्टैंडर्ड रेंट होता है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये वहीं पर होता है जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड रेंट दिया है इसका मतलब है कि वह स्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है, तभी स्टैंडर्ड रेंट हो सकता है, नहीं तो होता ही नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है मानक किराया, अर्थात आपके मकान का रेंट जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है या इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने निर्धारित कर रखा है, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड रेंट। बात क्लियर है? तो देखो, ये हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है और ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ये दिया नहीं होता है तो ये कैसे आता है? तो एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है एमवी और एफआर विच एवर इज हाई विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। क्या होगा? एमवी और एफआर विच एवर इज हाई
will be expected rent। नगर पालिका मूल्य और उचित किराए दोनों में जो अधिक होगा, नगर पालिका मूल्य और उचित किराया इन दोनों में जो अधिक होगा वही क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट होगा। बात क्लियर। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। नोट करके यहां पर हमको लिखना है, संभावित किराया, संभावित किराया मानक किराए से अधिक, मानक किराए से अधिक कभी नहीं हो सकता। कम हो रहा है तो हो जाए, ठीक है। जैसे कंडीशन हम ले लेते हैं, पहली कंडीशन मानते हैं एमवी हमारा दिया गया है 60,000, AR दिया गया है 70,000, ठीक है ना, और SR दिया गया है 80,000, ये तीनों दिए गए हैं, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड रेंट बताओ कितना होगा। तो हम एक्सपेक्टेड रेंट क्या बताएंगे, देखो इन दोनों में कौन ज्यादा है, 60 और 70 में कौन ज्यादा है, 70,000 ज्यादा है। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना बनेगा, 70,000 बनेगा। और स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 80,000 है। तो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन कम तो हो सकता है। इसका मतलब है कि मेरा ER बनेगा 70,000 रुपए। बात क्लियर। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन के अंदर MV हमको दिया गया है 1,00,000 रुपये, जो FR दिया गया है वो है 1,20,000 रुपया, और जो SR दिया गया है वो है हमारा 1,10,000 रुपया। अब हमसे पूछा जा रहा है ER बताइए, तो हम फिर से चेक करेंगे इन दोनों में कौन ज्यादा, इन दोनों में ज्यादा है 1,20,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या बनेगा, 1,20,000। क्या बनेगा, 1,20,000। लेकिन हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड रेंट कितना है, वो है 1,10,000। तो ये वाली वैल्यू ये कभी नहीं हो सकती, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा होगा तो इस कंडीशन में स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्या है इसके पीछे रीजन। अरे देखो, आपके ऊपर टैक्स कौन लगाता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज निर्धारित करती हैं कि आपके ऊपर टैक्स कितना लगाया जाए। बात क्लियर। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ही कह रही थी कि आपके मकान का किराया ज्यादा से ज्यादा आपको 1,10,000 मिल सकता है। अच्छा, तो आपने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 1,10,000 मिल सकता है और आज कह रहे हो नहीं 1,20,000 मिल गया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। अरे जब आप कह रहे हो कि 1,10,000 से ज्यादा मिल नहीं सकता था तो फिर इससे ज्यादा मिल कैसे गया। तो इस कंडीशन में अगर मिल भी जाए तो भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा एक्सपेक्टेड रेंट को नहीं माना जाता, क्योंकि वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने ही कहा था कि इतना ही मिल सकता है। तब इनकम टैक्स पेयर जो होता है, SSC जो होता है, उसको बेनिफिट देने के उद्देश्य से उसका एक्सपेक्टेड रेंट को इग्नोर मार के स्टैंडर्ड रेंट को ही एक्सपेक्टेड रेंट बना दिया जाता है। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी। क्या है, अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से कम है तो एक्सपेक्टेड रेंट मतलब एक्सपेक्टेड रेंट, और अगर एक्सपेक्टेड रेंट हमारा स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है तो इस कंडीशन में स्टैंडर्ड रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। बात आपको एकदम क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग इन रेंट के आधार पर अपना पूरा, तो जब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे कैलकुलेशन करने के उद्देश्य से, तो हमको इन सारे रेंट का एक्सप्लेनेशन भली भांति पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर इनकी जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन की जानकारी में सबसे बेसिक पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, ये हमको चाहिए होता है। तो एक्सपेक्टेड रेंट मोस्टली उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे एक्सपेक्टेड रेंट क्या है। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको MV ही दी गई है और ना SR है ना AR है, तो MV ही हमारी ER हो जाती है। किसी क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू नहीं है, FR ही है, फेयर रेंट है केवल, तो फेयर रेंट ही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि हमको एनुअल वैल्यू तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे एनुअल वैल्यू तक। देखिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप आएंगे तो हम लोग ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर, इस समय मेरा असेसमेंट ईयर 21-22 चल रहा है, जो आने वाली 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, 22-23 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये रूलिंग संभव इस वर्ष बिल्कुल 22-23 के लिए बिल्कुल नहीं बदलेगी, यही रहेगी, क्योंकि बजट पास हो चुका है और उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखा जाता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आती है? तो ध्यान दीजिएगा, ER और AR whichever is हाई। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है अभी बता के आए आपको। ER क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट अर्थात संभावित किराया। सभी कंडीशन मैंने आपको बताई, 4 कंडीशन बताई कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निर्धारित किया जाता है। एक्चुअल रेंट का मतलब होता है जितने रुपए मासिक किराए पर मकान उठा हुआ था उसको कहते हैं एक्चुअल रेंट। और यहां पर कम ज्यादा वाली कोई बात नहीं होती। एक्चुअल रेंट चाहे जितना हो, कम हो तो कम और ज्यादा हो तो ज्यादा, ठीक है। और हम लोग जिस मकान की बात कर रहे हैं, ये मकान पूरे वर्ष किराए पर उठे हुए हैं, यह मानकर चलेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता है, इसमें से 2 डिडक्शन दी जाती हैं और 2 डिडक्शन घटाने के बाद एनुअल वैल्यू पर आ जाते हैं। वो 2 डिडक्शन कौन कौन सी हैं? तो यहां पर नंबर 1 की डिडक्शन होती है आपकी, वो कौन सी? म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। और दूसरे नंबर की डिडक्शन होती है अनरियलाइज्ड रेंट। ये 2 डिडक्शन दी जाती हैं और इनको हटाने के बाद में, इनको यहां से जब हम लोग यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं और इसको जोड़ करके यहां लाते हैं, इसमें से ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से इनको हटा देंगे तो यहां जो वैल्यू आती है उसको कहा जाता है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों को कैसे हटाया जाएगा, क्या नियम है इसके लिए। तो देखिए, म्युनिसिपल टैक्स के लिए क्या नियम है? पेड बेसिस, पेड बाय ओनर, याद रखिएगा। क्या? पेड बेसिस एंड पेड बाय ओनर, ठीक है ना। और अनरियलाइज्ड रेंट के लिए नियम क्या है? इफ रूल 4 इज सेटिस्फाइड, ये नियम है। ऐसे तो ये किताब में भी लिखा था सर, ऐसे पढ़ना होता तो मैं किताब से ना पढ़ लेता, यहां पे टाइम क्यों दे रहा हूं आपको, मुझे डिटेल में जानना है। पेड बेसिस एंड पेड बाय ओनर का मतलब क्या है? इनकम टैक्स अगर मकान मालिक ने नगर पालिका कर चुकाया है अपने मकान का तो उसकी छूट मिलेगी, लेकिन कब? पेड बेसिस का मतलब क्या है? भुगतान के आधार पर। अगर मकान मालिक ने नगर पालिका कर का भुगतान किया तो छूट मिलेगी, नहीं किया तो नहीं मिलेगी। अर्थात अगर आउटस्टैंडिंग है तो छूट की मांग मत करना, नहीं मिलेगी। दूसरी बात, पेड बाय ओनर। पेड बाय ओनर का मतलब है मकान मालिक जो करदाता है वही पेड करे तभी छूट मिलेगी। कभी कभी क्या होगा, जो मकान मालिक है वो किराएदार से कहता देखिए हाउस रेंट, बिजली के बिल ये सब आप पेमेंट करेंगे, हम नहीं देंगे कुछ। तो हाउस रेंट किसने दिया? हाउस रेंट किसने दिया? म्युनिसिपल टैक्स किसने दिया? टेनेंट ने पेमेंट किया, किराएदार ने पेमेंट किया। और अगर किराएदार ने पेमेंट किया है तो मकान मालिक को टैक्स में कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। बात क्लियर हो गई? तो यही इसका मतलब है पेड बेसिस, मतलब अगर भुगतान किया तो छूट मिलेगी, नहीं किया तो नहीं मिलेगी। एंड पेड बाय ओनर, मकान मालिक के द्वारा दिया गया तो छूट मिलेगी, मकान मालिक के द्वारा नहीं दिया गया तो छूट नहीं मिलेगी। आधा आधा दे रहे हैं, आधा मकान मालिक आधा किराएदार दे रहा है तो आधी ही छूट मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। अच्छा, इतना तो ये तो हो गया। मान लो हमने नहीं दिया तो छूट नहीं मिली, अगले वर्ष भी नहीं दिया नहीं मिली, अगले वर्ष भी नहीं दिया नहीं मिली, अगले वर्ष भी नहीं दिया नहीं मिली, लेकिन 5वें वर्ष में 5वें वर्ष का नगर पालिका कर और पिछले 4 वर्षों का नगर पालिका कर एक साथ चुका दिया, पूरी छूट मिल जाएगी, 5 वर्षों की छूट मिल जाएगी, पूरी की पूरी छूट ले लीजिए, भले ही आपकी एनुअल वैल्यू माइनस में क्यों न चली जाए। बात क्लियर है? तो ये हो गया म्युनिसिपल टैक्स, ऐसे इसकी रियायत दी जाती है। अब अनरियलाइज्ड रेंट हो गया। अनरियलाइज्ड रेंट क्या है?
मकान मालिक चिल्लाता हुआ जाता, हाय दादा मर गए, हमारे किराएदार ने हमको रेंट ही नहीं दिया और आप हमारे ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, बताओ हमारे प्राण रहेंगे या निकल जाएंगे। इनकम टैक्स वाले कहते, अच्छा बड़े होशियार हो भाई, हैं? तुम्हारे किराएदार ने तुमको किराया नहीं दिया और तुम्हारे मकान में रहता भी रहा। ये कहते हाँ रहता है, और जब उससे जाते हैं खाली करवाने के लिए कहते हैं तो बंदूक निकाल के ले आता है बाहर। तो कहता जाते हो या गोली मार दें। तो डर के हम भाग आते हैं। गालियाँ भी देता है, नाना प्रकार की गालियाँ, भांति भांति की गालियाँ देता है। तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उसको निकाल पाएँ, और किराया देता नहीं है। और आप कह रहे हो कि हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो मेरे आका, मेरे मालिक, हमारे ऊपर टैक्स मत लगाइए, हमें छोड़ दीजिए, टैक्स से छूट दे दीजिए हमको, ठीक है। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हें किराया नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कहते हैं कि नियम 4 की शर्तें पूरी हैं या नहीं हैं। नियम 4 की शर्तें पूरी हैं या नहीं। अगर शर्तें पूरी कर रहे हो तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं लेंगे टैक्स, लेकिन नियम पूरे होने चाहिए। कौन कौन से नियम हैं वो 4? ये नियम रूल 4 कोई रूल 4 नहीं है, यहाँ पर 4 बातें हैं। कौन कौन सी 4 बातें हैं? पहली बात रूल 4 की क्या कही गई कि किराएदारी वास्तविक होनी चाहिए, नाम मात्र की किराएदारी नहीं होनी चाहिए। वास्तविक किराएदारी का मतलब क्या है? मकान में किराएदार था ही नहीं, अपने ही स्वामित्व में मकान था, खुद रह रहे थे, लेकिन लॉ कहता है कि अब आप एक मकान से ज़्यादा अपने पास अपने निवास के लिए रख नहीं सकते। अब वर्तमान में कह रहा है 2 रख सकते हो, लेकिन इनका ये तीसरा या चौथा मकान था, उसको भी अपने ही स्वामित्व में रखे हैं। इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम टैक्स लगाएंगे भैया, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं हम आपको। तो ये कह रहे हैं हमको किराया ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो किराया वहाँ, किराएदार वहाँ है नहीं, इन्होंने केवल कहा है किराएदार वहाँ है। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, किराएदारी वास्तविकता में होनी चाहिए। बात क्लियर? तो पहला रूल क्या कि किराएदारी वास्तविक होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कहा? लीगल स्टेप फॉलो किए आपने या नहीं किए, तो मतलब लीगल स्टेप फॉलो करने होंगे। दूसरी शर्त क्या रखेंगे इनकम टैक्स वाले कि जब उसने आपको गालियां दी, बंदूक लेके आ गया, तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है देश में या नहीं है? आप कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है? हाँ है। तो उसके पास गए, कोई एप्लीकेशन दिया, कोई निवेदन किया, कोई प्रार्थना पत्र दिया कि साहब हमारा किराएदार हमको ना तो मकान खाली कर रहा है, ना तो किराया हमको दे रहा है। ऐसा किया है तो उसकी कॉपी लगाओ। नियम 3, तुरंत अपनी मकान संपत्ति को उससे खाली करवाओ। अगर वो नहीं किराया दे रहा है तो उसको अपनी मकान संपत्ति में मत रहने दो, लॉ एंड ऑर्डर का यूज करो, उसको मकान से निकलवा के बाहर करो। तो मतलब अपनी हाउस प्रॉपर्टी का तुरंत वैकेंट करो, खाली करो उसको। ये नियम 3। और सबसे महत्वपूर्ण नियम 4, इनकम टैक्स अथॉरिटी तुम्हारे द्वारा दिए गए तथ्यों से संतुष्ट हो जाए। जब ये 4 बातें होती हैं तो उसको कहा जाता है रूल 4 इज कंप्लीट और सेटिस्फाइड। तो अगर क्वेश्चन में रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग अनरिलाइज रेंट की छूट दे देंगे, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो नहीं देंगे। अब ये जानेंगे कैसे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अगर हो रहा होगा तो क्वेश्चन में लिख के आएगा कि रूल 4 इज सेटिस्फाइड, और अगर नहीं लिख के आता तो हम ये मान लेंगे कि सेटिस्फाई नहीं है, और सेटिस्फाई नहीं है तो अनरिलाइज छोड़ेंगे नहीं। आपको मिला हो या ना मिला हो, इनकम टैक्स वाले आपके ऊपर टैक्स पूरी इनकम पर ही लगाएंगे। बात क्लियर हो गई? तो ये है हमारा एनुअल वैल्यू तक पहुंचने का माध्यम। एकदम क्लियर है? एनुअल वैल्यू का मतलब होता है वार्षिक मूल्य, और वार्षिक मूल्य का तात्पर्य होता है मकान का वह मूल्य जिस पर टैक्स लगाने के संदर्भ में डिडक्शंस दी जाती हैं और बची हुई इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, उसे ही कहा जाता है वार्षिक मूल्य। तो उम्मीद है आप एनुअल वैल्यू तक की पूरी कंडीशन बड़े ही आराम से विधिवत तरीके से भली भांति सरलता पूर्वक समझ गए होंगे। और यदि जो मैं कह रहा हूँ ये सही है, आपको सही तरीके से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। तो जब एनुअल वैल्यू आ जाती है तो एनुअल वैल्यू के बाद क्या होता है? 2 डिडक्शन और दी जाती हैं। वो डिडक्शन कौन कौन सी होती हैं? एनुअल वैल्यू से 2 डिडक्शन दी जाती हैं। पहली डिडक्शन है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एट द रेट 30% ऑफ
एनुअल वैल्यू। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इन दोनों का डिडक्शन यहां से एनुअल वैल्यू से दे दिया जाता है। फिर जो यहां पर बचेगा वो होगा हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होगी हमारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बात आती है कि ये दो डिडक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो देखो यहां पर एक डिडक्शन को कहा गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती। ये क्या है? आज आपको मैं जो बता रहा हूं इसको अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में गलती नहीं करोगे कभी। केवल 4 वीडियोस दूंगा आपको हाउस प्रॉपर्टी में, और 4 वीडियोस में पूरी रूलिंग बता दूंगा, और उन 4 को अगर आपने सही से समझ लिया तो फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मान के चलिए आप। ऐसे ही मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी में कहा था कि 10 वीडियो दूंगा और 10 वीडियो में पूरा समझा दूंगा। 10 वीडियो के अंदर पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी खत्म कर दिया। मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट में कहा था 6 वीडियो में पूरा खत्म कर दूंगा। 1.5 घंटे में पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट खत्म कर दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के बाद में देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? देखिए, जब इनकम पर टैक्स लगता है तो इनकम को प्राप्त करने के लिए किए गए खर्चों की कटौती मिलती है। यहां कौन से खर्च की कटौती मिली बताओ? म्युनिसिपल टैक्स दे रहे हो, केवल एक अनरिलाइज्ड रेंट मुझे मिला ही नहीं तो कटौती दे रहे हो, कौन सा एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लोन दूसरी कटौती आप दे रहे हो। बाकी उसका रंगाई पुताई कराना पड़ता है, उसका रिनोवेशन कराना पड़ता है, बीच बीच में टूट फूट होती है उसको हमें कराना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस पे खर्च करना पड़ता है। हमने जमीन लीज पर लेकर के बनाई है तो उसका रेंट हमको देना पड़ रहा है। हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं अपने बिल्डिंग का कि कहीं आग न लग जाए, हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है, नॉर्मल इंश्योरेंस कराया हुआ है। उसका कौन हमको डिडक्शन, कहां दे रहे हो डिडक्शन? कोई डिडक्शन तो नहीं दे रहे हो। तो क्या ये खर्चे नहीं हो रहे हैं हमारे? इन खर्चों की छूट आप हमको नहीं दे रहे हो, पूरी इनकम पे टैक्स लगाओगे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो अच्छा यार, ऐसे क्या गुस्सा हो रहे हो भाई? आपको डिडक्शन देंगे ना हम, कितने कहाँ डिडक्शन देंगे? तो गवर्नमेंट क्या, इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कहती है कि आपकी एनुअल वैल्यू जितनी होगी उसका 30% हमसे एक साथ छूट ले लीजिएगा। उसका कितना? 30% हमसे एक साथ छूट ले लीजिएगा। अलग अलग हमसे डिमांड मत करना कि फायर इंश्योरेंस का अलग दो, लैंड रेवेन्यू का अलग दो, रिपेयर का अलग दो, रिनोवेशन का अलग दो। हमसे अलग अलग डिमांड मत करना। जितनी इनकम यहां से आपकी आती है ज़्यादा से ज़्यादा उसका 30% आप पर ईयर अपने मकान पे खर्च करते होगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमसे 30% सीधा ले जाओ ना। खर्च करो या ना करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, आप 30% ले जाओ। हम ये मानते हैं कि आप खर्च करते हो, 30% ले जाओ सीधा हमसे, सीधा। जितनी एनुअल वैल्यू आएगी उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाएगा। जितनी भी एनुअल वैल्यू आएगी उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एनुअल वैल्यू माइनस में चली गई तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल पॉजिटिव वैल्यू की कंडीशन में ही मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। बात खत्म। अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन की बेहतर कैलकुलेशन है तो अगले वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे एकदम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कैसे दिया जाता है, क्या उसकी रूलिंग होती है। उम्मीद है आज का ये वाला सेशन आपको बेहद आसानी से, सरलतापूर्वक, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अपने अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग और उसमें पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कैसे दिया जाता है।